पीसीबी के इस फैसले से 3 मेजर बूस्टर्स जो पाकिस्तान के इन मार्की प्लेयर्स को मिलने वाले हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। दिस इज द आइडियल सेटिंग फॉर देम टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब इस पर प्लेयर्स का क्या रिएक्शन होगा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। एक केओस थी, अब वो केओस कंट्रोल होती नजर आ रही है, विच इज अ ग्रेट न्यूज। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट देखने में आई इस वीक में। हाँ जी, तो बड़ी खबर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी, इन तीनों को एनओसी नहीं मिल रहा ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के लिए। ये जो सिलसिला है ये रहेगा मार्च 2025 तक, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होके खत्म नहीं हो जाती। और इसकी रीजनिंग जो है वो पीसीबी ने दी है। उन्होंने कहा है जी कि बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, इंटरनेशनल स्केड्यूल, जिसके अंदर 9 टेस्ट मैचेस हैं, 14 ओडीआईज हैं और 9 T20s हैं। और क्योंकि ये तीनों प्लेयर्स ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर्स हैं फॉर पाकिस्तान, तो बेहतर यही होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट पर ही इनका फोकस रहे। और ये खबर इमर्ज इस तरह हुई कि ग्लोबल T20 कनाडा लीग जो है वो बिल्कुल शुरू होने वाली थी। प्लेयर्स की रिक्वेस्ट गई हुई थी फॉर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और वो पीसीबी ने डिक्लाइन कर दिया है। और एक हफ्ता पहले द 100 के लिए नसीम शाह की रिक्वेस्ट भी डिक्लाइन की गई। अब इस पर प्लेयर्स का क्या रिएक्शन होगा, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि प्लेयर्स ने ही रिक्वेस्ट किया हुआ था, तो प्लेयर्स का रिएक्शन बहुत सेटिस्फैक्टरी तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम पीसीबी की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो उसमें ये क्लियरली लिखा है कि प्लेयर्स के साथ बात करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। अब प्लेयर्स के साथ क्या बात हुई होगी, क्या निगोशिएशन हुई होगी, ये तो प्लेयर्स और बोर्ड ही आपस में जानते हैं। लेकिन इसके मेजर फायदे जो प्लेयर्स को हो सकते हैं, हम आज उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला फायदा मेरी नजर में जो है वो है फिटनेस। हमने देखा है कि फिटनेस के ऊपर बहुत बात हो रही है, स्पेशली वर्ल्ड कप में जिस तरह का स्क्वाड था उसमें कुछ प्लेयर्स इस तरह के थे जिनकी फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और उसके बाद अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप के बाद से जैसे ही टीम वापस आई है तो उनकी फिटनेस की वीडियोस और उनकी इस तरह की बहुत ज्यादा जो फिटनेस रिजीम है वो दिखा रहे हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि फिटनेस इज टू बी एड्रेस्ड। और जाहिर है जब ग्लोबल फॉर्मेट पे वो खेले हैं, दुनिया के प्लेयर्स को उन्होंने देखा है और दुनिया का जो फिटनेस क्राइटेरिया है और फिटनेस का लेवल है, जब उन्होंने वो बड़े पास से ऑब्जर्व किया, रिजल्ट्स भी नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हुई है कि फिटनेस को फोकस में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ना खेल के फिटनेस कैसे बेहतर होगी। तो फिटनेस ऑब्वियसली ऐसे बेहतर होगी कि एक सर्टेन पैटर्न जो है वो फॉलो कर पाएंगे हमारे प्लेयर्स। अगर हम इन 3 प्रीमियर प्लेयर्स की बात कर लें तो ये तीनों के तीनों प्रीमियर प्लेयर्स जो हैं इनकी वर्कलोड मैनेजमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि जब सीरीज या कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा होगा तो उस टाइम पे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ये रेस्ट कर रहे होंगे या ये अपनी फिटनेस रिजीम को रेगुलरली फोकस कर रहे होंगे। जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट या किसी भी लीग क्रिकेट में चले जाते हो तो आपका फिटनेस पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द न्यू कोच। उनका एक अपना कैंप होता है, एक अपना फिटनेस पैटर्न होता है। जहां जहां आप जाते हो पूरी दुनिया में वहां आप उनको फॉलो करते हो। 40-50 दिन का एक टूर होता है, तो कहीं ना कहीं आप थक भी रहे होते हो। वेयरएज जब आप इंटरनेशनल पे सिर्फ फोकस कर रहे होगे, जब इंटरनेशनल नहीं होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ फिटनेस पे ध्यान दे रहे होगे या ट्रेनिंग्स पे ध्यान दे रहे होगे, तो आपका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। इसी चीज से दूसरा फायदा निकलता है, वो है कि हमारे जो प्रीमियर प्लेयर्स हैं जिनके एनओसीज जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं, वो प्लेयर्स अपने पोटेंशियल पर दोबारा से पहुंच सकते हैं। ऑब्वियसली हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने भी स्ट्रगल किया रिसेंटली। शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली इंजरी के बाद से जब से वो आए हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने प्राइम पर नहीं है। बाबर आजम को अगर हम देखें तो बाबर आजम भी उस स्टैचर पे नहीं खेल पा रहे जिस पे बाबर आजम का हमें पता है कि वो खेलते हैं। तो ये सारी चीजें अनलॉक कैसे होंगी? ये सारी चीजें अनलॉक होंगी जब आप एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करोगे, एक सर्टेन कोच, एक सर्टेन रिजीम को फॉलो करोगे, और वो मौका मिलेगा इन प्लेयर्स को इस क्रिकेट सीजन में जो पाकिस्तान का होने जा रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टीम बॉन्डिंग का, जहां पर ये जो कोर है जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, देन शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद नसीम शाह, ये हमारे कोर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ये जब इकट्ठे ट्रेनिंग्स कर रहे होंगे, जब इकट्ठे कैंप्स कर रहे होंगे और ये जब भी क्रिकेट की बात कर रहे होंगे तो इंटरनेशनल को ज़हन में रख के कर रहे होंगे। जब इनका ये पूरा साल इस तरह से गुजरेगा, टीम बॉन्डिंग का लेवल ही डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से रखें कि द 100 खेलने नसीम गए हुए हैं,
LPL खेलने हमारे XYZ प्लेयर गए हुए हैं, उसके बाद GT20 हमारे XYZ प्लेयर खेलने गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन जब एक सर्टेन ग्रुप का गोल ओवरऑल एक ही हो जो उन्होंने अचीव करना है, तो टीम बॉन्डिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हमने लेटली देखा भी, क्योंकि ग्रुपिंग की बातें भी हो रही थी और कुछ इस तरह की बातें थी कि टीम में जो यूनिटी है उसकी कमी हुई है, तो दिस इज़ द आइडियल टाइम कि वो जो टीम की जो बॉन्डिंग की कमी थी और जो टीम में जो डिफरेंट सेक्शंस बन गए थे, उस सेक्शंस को ख़त्म किया जाए और एक बार फिर से रीबिल्डिंग प्रोसेस जो है उसमें ये हमारे सीनियर प्लेयर्स जाएं और इम्पैक्ट जो है वो हमारे अपकमिंग प्लेयर्स को भी दें और गेम को भी दें। सो टेक्निकली दिस इज़ द आइडियल ईयर फॉर ऑल दीज 3 और 4 प्लेयर्स, जो हमारे मार्की प्लेयर्स हैं, जो हमारे प्रीमियर प्लेयर्स हैं। ये अपने पोटेंशियल पे भी जा सकते हैं, ये हाई अचीव भी कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है दिस इज द आइडियल सेटिंग फॉर देम टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। याद रहे कि पाकिस्तान वो टीम है जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी, उसके अलावा एशिया कप के फाइनल में भी पहुंची थी, वर्ल्ड कप T20 का फाइनल भी खेली थी। ये आखिरी जो साल है ये इनका मैसिव डिक्लाइन का साल रहा, जहां पे रिदम ही नहीं बन पाया। हम सबको पता है कि एशिया कप में क्या हाइब्रिड मॉडल था, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में वो फॉर्म कैरी फॉरवर्ड हुई, और उसके बाद फिर मसले बढ़ते गए। बहुत सारे चेंजेस हमारे मैनेजमेंट में भी थे, कोचिंग में भी थे, सिलेक्शन कमेटी में भी थे, एक केओस थी। अब वो केओस कंट्रोल होती नजर आ रही है, विच इज अ ग्रेट न्यूज। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट देखने में आई इस वीक में, जिसमें दोनों हेड कोचेस जो हैं गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी, वो सिलेक्शन कमेटी का अब हिस्सा बना दिए गए हैं। तो अब इस तरह नहीं होगा कि सिलेक्शन कमेटी के 7-8 लोग अपनी मर्जी की उन्होंने सिलेक्शन की क्राइटेरिया पे, उसके बाद कोचेस को वो मिल गए और उन्होंने कोचेस को खिलाना पड़ा। अब कोच की मर्जी चलेगी, कोच की मर्जी से प्लेयर सेलेक्ट होंगे। अभी जेसन गिलेस्पी जो हैं वो पाकिस्तान शाहीन्स के साथ गए हुए हैं। हुरैरा ने बेहतरीन किस्म की डबल सेंचुरी भी मार दी है अपने पहले मैच में, तो डेफिनेटली वो प्लेयर्स को स्काउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और पाकिस्तान शाहीन्स में से कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो पाकिस्तान की फर्स्ट टीम में ब्रेक इन कर जाएंगे, स्पेशली इस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बाद। और जेसन गिलेस्पी जो हैं वो ये डिसीजंस ले रहे होंगे। इसी तरह गैरी कर्स्टन जो हैं वो भी सिलेक्शन में डिसीजंस ले रहे होंगे। बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो फ्लोट हो रहे हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि गैरी कर्स्टन जो है वो पूरी की पूरी T20 टीम जो है वो तब्दील करने का सोच रहे हैं, और वाइट बॉल क्रिकेट टीम जो है उसको वो स्क्रैच से बनाने का सोच रहे हैं। स्क्रैच से बनाने का मतलब ये नहीं होता कि सारे प्लेयर्स को वो निकाल देंगे, कोर आपकी वही रहेगी। सबसे बड़ी शनाख्त जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं, स्पेशली वो प्लेयर्स जिनके NOC रोक लिए गए हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के, उनको तो ग्रीन चिट मिल गई, वो तो अब डेफिनेटली पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हैं। तो ये डिबेट खत्म हो जाती है कि फलाने को बिठा दो, फलाने को बैन कर दो, फलाने को फलाना कर दो, वो अब सारा किस्सा खत्म। अब क्लियर कट मैसेज है कि आपके ये 3 या ये 4 जो प्लेयर्स हैं ये आपकी कोर टीम का हिस्सा हैं, और कम से कम 1 साल तो ये टीम के साथ ही रहेंगे, और इनके अराउंड अब टीम जो है वो डेवलप हो रही होगी। देन डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, और सलमान बट की वो तजवीज़ जो है वो भी मान ली गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट का खेलना ज़रूरी है सारे के सारे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली वो प्लेयर जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की इजाज़त लेते हैं, उनका भी ज़रूरी है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट उस सीज़न में खेला हो। फ्रेंचाइज क्रिकेट की जो NOCs हैं उनको लेके भी एक क्राइटेरिया जो है वो लॉक किया जा रहा है। टेक्निकल तरीके से देखा जाएगा कि कौन एलिजिबल होगा फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए। इस्लामाबाद और पेशावर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे, और सख्ती से ये बात की गई है कि फिटनेस अगर नहीं होगी तो गेम नहीं हो सकती। क्लियर कट मैसेज है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा और परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी होगी, सिर्फ वही टीम में आ सकता है। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और फिट नहीं है तो आप टीम में नहीं आ सकते। और अगर किसी किस्म की भी ग्रुपिंग जो है अगर उसका पता चलता है, या किसी किस्म का डिसिप्लिन में मसला आता है, तो इमीडिएट एक्शन होगा उस पर, और सख्त से सख्त एक्शन होगा उस पर। इसके अलावा पाकिस्तान में हमेशा से हमने देखा कि पिचेस का मसला रहा है, जहां पे हमें कंपैरेटिव पिचेस नहीं मिलती, फ्लैटर साइड पे पिचेस मिलती हैं, तो पिचेस के ऊपर भी इमीडिएट एक्शन जो है वो ले लिया गया है। तो बेहतरीन किस्म के जो स्टेप्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ले लिए गए हैं। कोई कमी रह नहीं जानी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की इंप्रूवमेंट में। आपकी क्या राय है कि अब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो नहीं खेल रहे होंगे तो उन लीग्स को भी फर्क पड़ा होगा डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल अगर हम GT20 की बात करते हैं तो वहां पर जिन टीम्स ने इन प्लेयर्स को लिया हुआ था उनके लिए तो बहुत मैसिव ब्लो है। उसके अलावा द 100 ने अगर नसीम को पिक किया हुआ था और अब वो वहाँ नहीं खेल रहे होंगे तो उनके लिए भी बहुत बड़ी ब्लो है। तो कैसे देखते हैं आप कि क्या ये फैसला सही है, या ये फैसला जो है बेहतर हैंडल किया जा सकता था?
बताइएगा अपनी राय से। और लाहौर में सख्त ह्यूमिडिटी है भाई जी, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, मैं गीला हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ये व्लॉग करना था आज का। अगर मैं ये अपना गीलापन सॉल्व करने में निकल जाता तो इस व्लॉग से मैंने लेट हो जाना था। और आपको तो पता है करंट अफेयर्स इसी तरह है, हर 3 घंटे बाद कहानी बदल रही है। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज का जो है वो मिस कर दूं। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दें। लुक वुक जो है वो तो आपको पता ही है, फिर वो इसी तरह। खुदा हाफिज़।